हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोड टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB 2018 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। एक बार को उसका पैटर्न देखेंगे और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है ना, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 300, जिसमें से पार्ट ए आपका 100 का होगा। 20 मार्क्स के 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है। 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस 5 पार्ट, जिसमें आपका जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी रहेगा, ठीक है। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, उसको भी हम सोल्व करेंगे बाद में, लेकिन अभी ये वीडियो सिर्फ कुछ सावधानियों के साथ और एक पैटर्न आपको दिखाने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन पेपर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट बी में, जो पार्ट बी आपका सब्जेक्ट का होगा, वहाँ पर आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और 10 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। -0.25 यानी कि 4 में से एक क्वेश्चन, मतलब आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। टाइम लिमिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद एक और जो समस्या है और बार बार सामने आती रही है हमारे, वो ये कि देखिए, जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट सेक्शन मिला है आपको मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी मतलब इसको आप रीजनिंग में रख सकते हो, रीजनिंग ही है ये एक तरह से। अब इसमें आपके 20 क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 20। तो यहाँ पर आपकी रीजनिंग का क्या हुआ, एंड। यहाँ पर आपकी रीजनिंग खत्म हो गई। अब ये 20 प्रश्न हैं, जब आप इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आपके इस तरह से क्वेश्चंस के कुछ साइन बने होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, वो उसमें कलर कैसा रहेगा, ग्रीन कलर, कि आपने ये कर दिया है, ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कलर का ऑप्शन नहीं है शायद से, 1 मिनट के लिए मैं चेक करूँ तो है, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका, यहाँ पर आपका ग्रीन फिल होगा। जो आपने छोड़ दिए हैं वहां पर आपका रेड फिल होगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपने छोड़ दिया है, और कुछ रिव्यू के लिए अगर आपने रखा तो ये ऑरेंज होगा, ठीक है, कि आपने सोच लिया बाद में करूंगा। फिर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया तो ये आपका ग्रीन में फिल होगा, ये भी ग्रीन में, मान लीजिए आपने ये भी किया, ये भी कर दिया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे, और नीचे लिखा होगा आंसर, उसके बाद आपका लिखा होगा रिव्यू और स्किप या इस तरह से कुछ भी, मतलब जो कि आपने छोड़े होंगे वो रेड कलर में होगा। मान लीजिए आपने 4 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए हैं, 2 को आपने रिव्यू पे रखा है, तो यहाँ पर 2 नंबर होगा, 20 में से 6 हो गए और 14 के आपने आंसर कर दिए। तो इस तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे बिल्कुल यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, या तो सबमिट होगा और उसके साथ कैंसिल होगा, कैंसिल या कुछ और हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, आप सोच रहे हैं कि रीजनिंग तो टाइम लेगा, तो हम इसको बाद में देखते हैं, और आप सीधा नीचे आ जाते हैं जी के ऑप्शन पे। तो आप जी के ऑप्शन पे सीधा नहीं आ पाएंगे, क्या उसका रीजन क्या होगा, जब तक आप इस सेक्शन को सबमिट नहीं कर देते हैं, इन 20 क्वेश्चंस को आप सबमिट नहीं कर देंगे, तब तक आप नेक्स्ट सेशन पर नहीं पहुंचेंगे।
और अगर ये आपने बिना किए, अगर आपने एक भी प्रश्न नहीं किया और तुरंत आपने इसको सबमिट कर दिया जल्दबाजी में कि चलो इसको बाद में देखते हैं, अगर ये एक बार सबमिट हो गया ना, तो उसके बाद ये 20 प्रश्न तो आप भूल जाइए कि आप इसको कर भी पाएंगे, ये फिर खुलने वाला नहीं है। ठीक है, अब जीके पर आते हैं। दूसरी बात, ये आपकी मजबूरी है कि आपको रीजनिंग को करना ही है, तो आप एक बार मोटा मोटा तौर पर क्वेश्चंस को अप एंड डाउन करके देख लेंगे, जो आपको इजी लगे सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान से रखेंगे कि मान लीजिए आपको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन ईवीएस माफ कीजिए रीजनिंग के लगाने ही है। मान लीजिए आप रीजनिंग को 15 मिनट दे रहे हैं, मैथ्स को 15 मिनट दे रहे हैं, तो देखो 15 और 15 आधा घंटा, आधा घंटा तो आपको ये दो चीजें ले गई। फिर उसके बाद आप 10 मिनट जीके को दे रहे हैं, क्योंकि आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी भी बच गया। इंग्लिश को मान लो आप 15 मिनट दे रहे हैं क्योंकि उसमें पैसेज भी हैं, हिंदी को भी आप 12 से 15 मिनट दे रहे हैं। तो अब आप देख लो कि आपको पार्ट बी में जो कि 200 क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन है, 100 ही क्वेश्चन है। कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया, 15 15 30 15 3 45 15 चौके 60, 1 घंटा और 10 मिनट। ठीक है, इतना टाइम आपने यहाँ पर लगा दिया है। और आपका जो एग्जाम है वो कितने का, 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स का एग्जाम होगा, जिसमें से आपने 60 और 10 70 मिनट्स यहाँ पर लगा दिए हैं। अब देख लो आपके बचे 110, है ना। तो इस हिसाब से आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि किस सेक्शन में आप कितना टाइम अपना लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए अब आपका जीके आ गया, आप कोशिश करो कि जीके आप फटाफट कर दो, क्योंकि इसमें तो प्रश्न पढ़ना है। और एक बार ये भी देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू किया था, इस नीति का प्रयोग किस लिए किया गया था। तो सभी भारतीय राज्य द्वारा स्थायी सेना व्यवस्थित करने के लिए, ताकि ब्रिटिश सेना को जब भी आवश्यक हो सहयोग प्रदान किया जा सके। उन आश्रित राज्यों को हड़पने के लिए जिनके शासकों की बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई है। युवाओं को ब्रिटिश सेना में बलपूर्वक शामिल करने के लिए, ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण के लिए, एक स्वतंत्र राज्य के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 सही आंसर है। ठीक है, इस तरह के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की संघ राज्य और समवर्ती सूची प्रदान करती है, तो 7वीं अनुसूची में ये तीनों ही चीजें हैं। अब इनके विषय भी आपको याद करने होंगे कि कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा राज्य सूची के, और कौन सा समवर्ती। इसमें शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है एजुकेशन, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो एजुकेशन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा किस सूची का एक भाग है या किस सूची के अंतर्गत आता है, वो आपका समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कौन सी होती है, जिसमें राज्य का और संघ का बराबर का अधिकार होता है। ठीक है, दोनों ही मिलकर जिस पर कार्य करते हैं वो आपकी समवर्ती सूची में आती है। इस तरह से फिर आपका सबसे पहले रीजनिंग दिया गया आपको, उसके बाद आपको 20 प्रश्न जीके के आते हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप सोच लो कि पहले मैं पार्ट बी करना चाहता हूँ, है ना। एक कैंडिडेट ने, एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया था मेरे लास्ट वीडियो पे कि मैम क्या हम पार्ट बी पहले कर सकते हैं। देखिए, जब आपके सामने खुल के ही पार्ट ए आता है और पार्ट ए का भी एक ही सेक्शन आपके पास आ रहा है ओनली 20 मार्क्स का, और अगर आप उसको बिना किए सबमिट कर देते हो तो वो आपके 20 मार्क्स 0 हो जाते हैं, चाहे आपको उसमें कुछ आता है चाहे आपको उसमें कुछ नहीं आता है। तो पार्ट बी तो बहुत दूर है, जब तक आपका 1 घंटा 1 आवर कंप्लीट नहीं हो जाता। 1 आवर मेरा कहने का है कि आप इन सबको आप कंप्लीट नहीं कर देते हो, चाहे आप 1 घंटे में करें चाहे 2 घंटे में करें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, वो आप चाहे 1 घंटा अपना रीजनिंग पे ही लगा दो, फिर उसके बाद भी अगर आपने 1 घंटा रीजनिंग पे लगा दिया तो अगले सबमिशन के बाद आपके पास जीके ही खुलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका थर्ड सेक्शन आता है मैथ्स का। अब मैथ का आप मान के चलो जितना कम में आप कर सको, मैथ्स के लिए मान लो आपने 15 मिनट लिए हैं तो इसको मैक्सिमम मान के चलो, फिर भी आपके 20 से 25 मिनट उस टाइम पे लग जाते हैं जब आप एग्जाम करते हो। कितना ही आप स्पीड बढ़ा लो,
एक क्वेश्चन में अगर आप उलझ गए ना तो बस ये समझो कि उलझ ही गए। तो क्या करोगे उसमें, आप उलझना नहीं है किसी भी प्रश्न में ना, ठीक है। जिसमें लगे कि 2 मिनट आपके लग रहे हैं उसको स्किप कर जाओ, क्योंकि वो 2 मिनट बहुत कीमती होते हैं उस समय पर जब आपका एग्जाम चल रहा होता है। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें कुछ समझ आ गई होंगी। तो देखिए, इसको हम सोल्व भी करेंगे, पार्ट वाइज ही करेंगे, वरना जब हम इसको सोल्व करने बैठते हैं तो लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपका मैथ्स ही चल रहा है, देख लो आप किस किस हिसाब से मैथ्स में प्रश्न पूछे गए हैं। समय, काम, वर्क और क्या, टाइम एंड वर्क, उसके बाद पैराग्राफ, पाई चार्ट, है ना, पाई चार्ट से उसके बाद आपका ये जो ज्योमेट्री से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपका उसका अक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला में से प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए इस तरह के प्रश्न सरलीकरण के, है ना। और ये साधारण ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से प्रश्न पूछा गया है। ये काम और उससे वर्क वाला ऑप्शन है, ये देखिए सरलीकरण से 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपके मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम के हिसाब से, इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाओ और उन पे मतलब ये देखो कि कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं। अब मैथ्स के बाद आपके पास लैंग्वेज आएंगी। लैंग्वेज आपकी पहले आएगी कौन सी, ये देखिए बार ग्राफ से भी प्रश्न पूछा गया है। फिर आपका इंग्लिश आता है, ठीक है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में देखो आप क्या क्या पूछे गए हैं, मीनिंग, इडियम्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, कहाँ से देखो, ठीक है। आगे आपकी एंटोनिम, सिनोनिम पूछे गए हैं। उसके बाद ग्रामेटिकल करेक्शन पूछा गया है, एक पूरा सेंटेंस आपको दे दिया और ये देखना है कि वो सीक्वेंस में कौन सा है इन चारों में से। उसके बाद आपका ये फिर से इस तरह के प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस से 8 लगाने में ध्यान देना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो कैंडिडेट्स टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक बार सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के अपने टॉपिक सेलेक्ट कर ले कि कौन कौन से आ रहे हैं और उसमें से कौन से आपको क्लियर है और किस पर काम करने की जरूरत है। ये पैसेज है आपका, पैसेज पढ़ के फिर ये आंसर्स देने हैं आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ ये कॉम्प्रिहेंशन आपको दोबारा से मिलेगा, ठीक है। जैसे ये था यहाँ पर, फिर एक क्वेश्चन आया, उसके बाद दोबारा से यही कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। ये आ गया वही सेम टू सेम, और फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, फिर दोबारा कॉम्प्रिहेंशन और फिर तीसरा क्वेश्चन। यानी कि जो ऑफलाइन में होता था कि एक बार कॉम्प्रिहेंशन दे दिया और कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस दे दिया, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा ताकि ऊपर नीचे आने जाने में या दोबारा से पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद इंग्लिश के बाद आपका हिंदी लैंग्वेज है, ये आपका जनरल हिंदी आ गया, इसमें पहले ही कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, ठीक है। ये भी आपके 20 मार्क्स के। देखिए इसमें यही बात पूछ है क्योंकि हिंदी से है तो पीजीटी हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पर आपके जो भी है पैराग्राफ दिया गया है और उसमें देखिए चित्रलेखा के रचनाकार का नाम पूछ लिया, उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा पूछ ली कि क्या है ये, ठीक है। ये देखो यहीं पर इसका आंसर है, उपन्यास क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। और उससे पहले जो पूछा गया था चित्रलेखा उपन्यास, ठीक है, किसका है ये, भगवती चरण वर्मा का। तो यही आपके प्रश्न है और यही आपके उत्तर भी है। किसका चित्रण है, बाणभट्ट की आत्मकथा में, तो ये आपको ऊपर दिया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन उत्तर भारत का सांस्कृतिक जीवन और उसकी विषमता, निजी पीड़ा को अनुभव किया गया है। ऐतिहासिकता को आधुनिक विचारों को समो दिया गया है। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं हर्षकालीन भारत, है ना, ये हमने पढ़ाई था, इसमें ये दिया हुआ है सीधे सीधे, कहाँ पढ़ा था अभी, अभी तो पढ़ा था हमने,
थोड़ा ऊपर है, ये रहा उत्तर हर्षकालीन उत्तर भारत का सांस्कृतिक जीवन, और यही है हर्षकालीन भारत। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, फटाफट। ये पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची क्या है ये आपको पता ही है, नीर पानी का होता है निकेतन नील, तो जलज क्या होता है, कमल होता है। जल में उत्पन्न क्या है, जल में उत्पन्न कमल है। ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तरु पेड़, है ना। मीन मछली होती है, विधि आपको पता ही है, एक तरीका एक प्रयोग। तीर भी आपको पता ही है क्या होता है ना, वृक्ष तो होता है नहीं तीर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले होते हैं, तो ये यमुना क्या है, संज्ञा है। मोटा क्या है, विशेषण है। काशी क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम क्या बचा, आप बचा। मैंने कहा होगा, वाक्य क्या है, मैंने कहा होगा ना, वो मतलब संदेह में है कि हो सकता है मैंने कहा है या नहीं भी कहा होगा, तो जब कहा और होगा साथ में लग गया तो संदेह व्यक्त कर रहा है वो। ठीक है, आज्ञा की, आप किसी को आदेश दे रहे हैं, विस्मय जब ये वाला साइन होता है कि विस्मय बोधक है, और प्रश्नवाचक जब आप प्रश्न कर रहे हैं, क्या आपने कहा या आपने क्या काम किया, या इस तरह से कोई प्रश्न आप कर रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्द इच्छा, ठीक है, सौभाग्य, नृत्य, मस्तक, ये सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आग्रह का विलोम शब्द, आग्रह दुराग्रह, ये ठीक है बिल्कुल। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा प्लस शक्ति, तो यहाँ पर अविभाव, ये समास पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। अनुपम का अर्थ, जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम। जगत जमा ईश, जगदीश, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट संधियां भी हम देखते हैं, अभी लेकर आए। चलो इसमें टाइम नहीं लगाती हूँ, फिर बाद में करती हूँ इसको। ये अब आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आ गया। ठीक है, ये 20 प्रश्न आपके हिंदी के कंप्लीट हुए। जैसे ही ये कंप्लीट हुए, पांचों सेक्शन 20 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप सब्जेक्ट रिलेटेड पे पहुंच जाते हो। और ये भी ऐसा नहीं है कि आपको 1 to 200 तक इकट्ठे ही मिल जाए ना, यहाँ पर भी आपको 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20 का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। देखो मैं दिखाती हूँ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 और 20। उसके बाद फिर से आपका सेक्शन सब्जेक्ट रिलेटेड 20 मार्क्स का शुरू हो जाता है। जब तक आप इसको सबमिट नहीं करते, अगला नहीं खुलेगा। ठीक है, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें। और यहाँ पर फिर से एक बॉक्स मिलेगा और उसमें नीचे सेक्शन भी होंगे, वो आप ध्यान कर लेना। और जब एंड में आप सबमिट करते हैं ना, तब आपका ओवरऑल पता चल जाता है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नो आंसर्ड है, कितने आपके रिव्यू में है। रिव्यू का मतलब होता है आपने देख लिया, टिक किया, और दोबारा से उसको आप संदेह में है कि पता नहीं ठीक है या गलत है, उसको आपने कैंसिल कर दिया, यानी कि हम बाद में इसको करेंगे, या उस पर डबल क्लिक कर दिया, उसको आप मतलब एक बार क्लिक पे तो आंसर आ गया आपका, दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो वो फ्री हो जाता है। फ्री का मतलब है कि आपने उसका नोट आंसर्ड में आ जाता है वो, है ना। तो यहाँ पर वो आपको रिव्यू में दिखेगा कि आप इस क्वेश्चन की तरफ गए तो, लेकिन संदेह की वजह से आपने इसका आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम एंड में सबमिट करने से पहले भी आप एक बार अपना रिव्यू जरूर देख लें, ताकि अंदाजा मिल जाए कि कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, कितने अटेम्प्ट, कितने रिव्यू, कितने नोट आंसर्ड हैं, कुछ छूटा तो नहीं है अगर आपके पास टाइम बचा है तो। वरना तो एंड तक आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा और फिर रिव्यू देखने में परेशानी हो सकती है। थैंक यू सो मच, होपफुली वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। इससे अगली वीडियो में हम इसी के सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 200 क्वेश्चंस। वो वीडियो लंबा जाने वाला है, क्योंकि हम 200 के 200 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि सीधे के सीधे हो जाए, क्योंकि इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं साथ के साथ, है ना। और फिर हम इसके रीजनिंग सोल्व करेंगे, जीके बाकी पार्ट्स करेंगे। थैंक यू।